मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो आज का मौजू है वो है फौजी अदालतों का क़याम आईन पाकिस्तान 1973 की रोशनी में। उसमें सबसे पहले मैं अर्ज करूंगा कि जो फौजी अदालतों का क़याम है वो आर्मी एक्ट 1952 के जो आर्टिकल 3 है उसके तहत अमल में लाया जाता है, और जो सिविलियन की ट्रायल का इख्तियार है वो भी मिलिट्री कोर्ट को आर्टिकल 3 के तहत दिया गया है। तो जो आर्मी एक्ट 1952 है, जो उसका आर्टिकल 8 है, सब आर्टिकल 5 है, वो ज्यूरिसडिक्शन जो है सिविल कोर्ट्स की इंक्लूडिंग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात करता है कि अगर मामला मिलिट्री कोर्ट में है तो उसको कोई भी जो दूसरी कोर्ट है उसकी ज्यूरिसडिक्शन नहीं ले सकती। अब मैं आता हूं कि पाकिस्तान में ये कब इस्तेमाल हुआ। सबसे पहले जो इस्तेमाल हुआ वो 1977 में हुआ, और उस वक्त के आइन के खालिक जो 1973 के आइन के खालिक थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, जब 1977 में उनके मुखालफिन ने जनरल इलेक्शन में रिगिंग का इल्जाम ऐड किया तो मुखालफिन को रगड़ने के लिए उन्होंने 245 का नफाज किया, जिसको काबिल एहतराम अदालत आलिया सिंध बेंच में चैलेंज किया गया, और सिंध बेंच ने 1977 PLD कराची 604 की रोशनी में इसको कालेदम करार दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के जाने के बाद जब जनरल ज़ियाउल हक साहब का मार्शल लॉ आया तो उन्होंने भी 16/10/1979 को इसी आर्मी एक्ट 1952 के तहत फौजी अदालतों का क़याम किया, और उसमें उन्होंने जो आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 212 है उसको अमेंड किया और आर्टिकल 212A इंट्रोड्यूस करवाया, जिसकी रोशनी में तकरीबन 100 कोर्ट्स बनाई गई, और 100 कोर्ट्स में उस वक्त के जो मार्शल लॉ के मुखालफिन थे, प्रोटेस्टेंट थे या पाकिस्तान पीपल पार्टी के वर्कर थे, उनको सजाएं सुनाई गई, जिसको काबिल एहतराम अदालत आलिया में चैलेंज किया गया, और अदालत आलिया ने 1980 PLD लाहौर 206 की रोशनी में जो आर्मी अदालतों का क़याम है उसको कालेदम करार दिया। तीसरी बार पाकिस्तान में आर्मी अदालतों को मिलिट्री कोर्ट्स का क़याम है वो मियां नवाज शरीफ साहब ने किया। जब मियां नवाज शरीफ सेकंड टर्म के लिए बरसर इक़्तिदार आए तो उन्होंने 28/7/1991 को मिलिट्री कोर्ट्स बनाए, जिसको काबिल एहतराम सुप्रीम अदालत उज़्मा पाकिस्तान में चैलेंज किया गया, और अदालत उज़्मा पाकिस्तान ने शेख लियाकत हुसैन बनाम वफाक पाकिस्तान 1999 PLD सुप्रीम कोर्ट 504 की रोशनी में मिलिट्री कोर्ट्स के क़याम को कालेदम करार दिया, और उसके अल्टरनेट स्पेशल कोर्ट और जो एंटी टेररिज्म कोर्ट्स हैं उनका जो क़याम है उसका क़याम को जायज करार दिया, जिसकी रोशनी में आज भी जो स्पेशल कोर्ट्स हैं और एंटी टेररिज्म कोर्ट्स हैं काम कर रही हैं। अब मैं आ जाता हूं कि इसका प्रोसीजर क्या होता है। इसका जो प्रोसीजर है जिसमें 3 से 5 जो आर्मी ऑफिशियल शामिल होते हैं, जिसमें वेन्यू ऑफ ट्रायल, मोड ऑफ ट्रायल और टाइम ऑफ ट्रायल, इसके बारे में बिल्कुल किसी को इल्म नहीं होता। उसके अलावा कि जो सजा दी जाती है इसमें उसकी जो अपील है वो कम से कम ब्रिगेडियर रैंक्स का जो ऑफिशियल है वो सुनता है, और जो उसकी रहम की अपील है वो काबिल एहतराम जो चीफ आर्मी स्टाफ है उनके पास दायर की जाती है। तो इस बारे में चूंकि जो ज्यूरिसडिक्शन है वो मखसूस हालात के अलावा हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की बाहर है, लिहाजा अगर चीफ आर्मी स्टाफ किसी की रहम की अपील खारिज कर दे तो उसकी सजा को जो है वो अप हेल्ड समझा जाता है और किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब मैं आता हूं इसके स्कोप की जाने। पाकिस्तान में 16/12/2014 को इंतहाई ब्रूटल एक वाक़या पेश आया जब तकरीबन 6 टेररिस्ट APS पेशावर में दाखिल हुए और तकरीबन 150 बेगुनाह लोगों को कत्ल किया गया जो शहीद हुए। तो उस वक्त तमाम जमातों ने मुतफिका तौर पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनक़राद किया, और उसमें यह तय पाया कि मिलिट्री कोर्ट्स का क़याम मखसूस हालात में मखसूस वक्त के लिए किया जाए, जिस बारे में जो 21st अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान में वो मुतारफ करवाई गई, और जो मिलिट्री कोर्ट्स का क़याम है 2 साल अमल में लाया गया। उसके बाद फिर दोबारा जो 23 अमेंडमेंट है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई, और जो 2 साल थी मिलिट्री कोर्ट एक्सटेंड की गई, और मिलिट्री कोर्ट्स में तकरीबन 274 जो है जो टेररिस्ट थे उनको कन्विक्शन दी गई, और 3 अदालतें पंजाब, 3 KPK, 2 सिंध और 1 पंजाब में कायम की गई। अब मैं आ जाता हूं कि ये जो आर्मी एक्ट है 1952 इसको 2015 में अमेंड किया गया, और अमेंड करने के बाद अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप किसी आर्मी तंसीबात पर हमला करता है या मुल्क की सलामती के लिए खतरा बनता है तो उसका जो ट्रायल है वो अमेंडेड लॉ के तहत सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में जायज करार दिया गया, जिसको किसी पार्टी ने भी चैलेंज न किया, और जो सजाएं दी गई थी वो एग्जीक्यूट हो गई। अब मैं आता हूं कि ये जो मिलिट्री कोर्ट्स है, ये जो फेयर ट्रायल का एक कंसेप्ट है उसके मुताबिक किया
पाकिस्तान में इसी दौरान एक जो कानून था वो लाया गया, वो जिसको प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट 2014 के नाम से मौसूम किया गया, जिसके तहत किसी भी हसास इदारे को इख्तियार दिया गया कि वो 90 दिन तक किसी भी शख्स को बगैर किसी अदालती कार्रवाई के रख सकता है। अब अगर हम इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से मिला के पढ़ें, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 10A है वो हर शख्स को फेयर ट्रायल का हक देता है, और जो हमारा फौजदारी कानून है वो ये कहता है कि जब भी किसी शख्स को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसको विद इन 24 आवर जो है, जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है जिसकी जुरिसडिक्शन है, उसमें पेश किया जाएगा ताकि वो कानून के मुताबिक फेस करे। तो ये जो प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट है, इसको भी जो है कि ये जो आर्टिकल 10A है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की रोशनी में दुरुस्त करार नहीं दिया गया, और इसको भी अगेंस्ट दी कॉन्स्टिट्यूशन करार दिया गया। और उसके अलावा जो यूएनओ का एक चार्टर है क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, और दूसरा दी स्ट्रगल फॉर ग्लोबल जस्टिस, उसके तहत भी जो ये प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट है इसमें तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया, और जो आर्टिकल 10A है इसको दुरुस्त करार दिया गया। तो अब मैं आता हूं कि ये जो इसका इंटरनेशनल या डोमेस्टिक जो स्टैंडर्ड है, अब इसमें होता क्या है कि पाकिस्तान जो है वो यूएनओ का मेंबर है, ICCPR का सिग्नेटरी है, जिसके तहत तमाम लोगों को जो फंडामेंटल राइट्स हासिल हैं, जिसमें शख्सी आज़ादी है, उनकी तकरीर का हक है, मर्जी जिंदगी गुजारने का हक है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान 1973 के तहत भी प्रोटेक्टेड है। तो उसके तहत जो इसी जो है ICCPR के मुताबिक जिसका सिग्नेटरी पाकिस्तान था, उसी के मुताबिक पाकिस्तान के आईन में आर्टिकल 14 मुतारफ करवाया गया, जिसके तहत हर शख्स को फेयर ट्रायल और जो उसका एज पर लॉ राइट्स हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट किया गया। अब होता क्या है कि जो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जाता है कि चूंकि ये मिलिट्री में ट्रायल होता है जहां पे पब्लिक एक्सेस नहीं होती, उसके अलावा इन कैमरा ट्रायल का राइट भी जो आर्मी एक्ट है उसमें दिया गया है। उसके अलावा न वेन्यू, टाइम, न मोड ऑफ ट्रायल का पता होता है। तो उस सूरत में ये करा दिया गया है कि ये जो फेयर ट्रायल है या जो एक नेचुरल जस्टिस है उसके मुतासर होने का खतरा है। उसके अलावा जो मिलिट्री कोर्ट की सजा है, जो आर्मी एक्ट 1952 है, उसका जो आर्टिकल 8 है सब आर्टिकल 5 के तहत कि वो बाहर है, कोई भी जुरिसडिक्शन नहीं ले सकता, मगर 2 जजमेंट ऐसी हैं जिनके तहत कि एक मखसूस क्राइटेरिया के तहत उनका जायजा भी लिया जा सकता है और नॉन इनवाइड भी करार दी जा सकती है। इससे कबल मैं करता चलूं कि 2012 में मिलिट्री कोर्ट से तकरीबन 6 लोगों को सजा हुई, डेथ सेंटेंस दी गई, जिसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने राइट ऑफ लाइफ और जो ICCPR का आर्टिकल 6 है और जो पाकिस्तान के आर्टिकल 9 और 14 है की रोशनी में जो सजाएं हैं वो कालेदम करार देंगी। अब आता हूं मैं उन जजमेंट की रोशनी में जिसके क्राइटेरिया में मिलिट्री कोर्ट की जजमेंट को रिव्यू किया जा सकता है। वो जजमेंट है 2014 SCMR पेज है 1530, 2014 SCMR पेज है 849। इसके मुताबिक 3 जो है वो इंग्रीडिएंट दिए गए हैं कि अगर मिलिट्री कोर्ट्स की जजमेंट में ये पाए जाए तो जज रिव्यू भी हो सकती है, सेट साइड भी हो सकती है। पहली ये है कि विदाउट जुरिसडिक्शन हो, दूसरी ये है कि मेलाफेडी पर मबनी हो, तीसरी ये है कि कोरम नॉन जुडिस हो, कि अगर इनके अलावा जजमेंट होगी तो वो जो चीफ आर्मी स्टाफ जब रैम की अपील किसी की खारिज करेंगे तो उसको अपहेड समझा जाएगा, वो चैलेंज नहीं हो सकती। अब मैं आ जाता हूं क्रिटिसिज्म की जाने, क्योंकि पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक सिस्टम है। डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो मुल्क का ऐनी सरबराह है वो सदर पाकिस्तान है, और जो चीफ एग्जेक्टिव वजीर आज़म पाकिस्तान होता है, और तमाम जो एग्जेक्टिव इख्तियारात हैं वजीर आज़म पाकिस्तान वो अपनी काबीना के मशावरत से इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान में चूंकि 3 सदियों तक मार्शल ला रहा है, इसलिए काफी सारे कवानीन उस हालात में मिलते जुलते हैं। तो अब इस तमाम जायजे के बाद, और जो मेरा नाकिस इल्म है कि उसमें जो मिलिट्री जो कोर्स हैं उसका जो क़याम है मखसूस हालात में मखसूस टाइम के लिए किया जा सकता है, ना तो नॉर्मल हालात में हो सकता है और ना ही अनलिमिटेड हालात में हो सकता है। और ये बेसिकली अगर ऐसे हालात हो जाए तो जो 245 का नफात है वो भी मखसूस हालात में ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट हो सकता है, ये नहीं हो सकता कि अनलिमिटेड चला जाए। अब मैं आ जाता हूं कि क्या हर जो सिविलियन है उसका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होना जरूरी है। इसकी बड़ी वाज़ेह मिसाल ये है कि जब 99 में उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मुशर्रफ साहब वापस आए, उसके तैयारे को हाईजैकिंग का इल्जाम उस वक्त के वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब पर लगाया गया, मगर मियां नवाज शरीफ का जो ट्रायल था वो मिलिट्री कोर्ट की बजाय ऑर्डिनरी कोर्ट में हुआ, और उसको बाद में भी किसी ने चैलेंज नहीं किया कि उस वक्त चूंकि उस तैयारे में उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सवार थे और उसको हाईजैक किया गया था कि इसका जो ट्रायल है मिलिट्री कोर्ट में होना चाहिए। तो जो मेरी हम्बल व्यू है
कि जो मिलिट्री कोर्ट का दायरा इख्तियार है वो लिमिटेड है और मखसूस टाइम के लिए, अनलिमिटेड नहीं है और विदाउट मतलब है कि जो नॉर्मल हालात में नहीं है। तो हर शहरी का ट्रायल भी जो है मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकता, इसको भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो नल एंड वॉइड करार देता है। मगर मखसूस हालात में मखसूस वक्त के लिए जो मिलिट्री कोर्ट्स का क्याम है, एपीएस वाक़े से पहले तमाम जो मिलिट्री कोर्ट्स का क्याम किया गया उसको अदालत चला लिया और अदालत उस्मान पाकिस्तान ने नल एंड वॉइड करार दिया। मगर चूंकि एपीएस का वाकया ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में तय हुआ था और किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया गया कि क्यों, इसलिए वो चैलेंज नहीं हुआ, उसको नल एंड वॉइड करार नहीं दिया गया। लिहाजा जो अगर कोई सिविलियन है और सिविलियन जो है उसने कोई ऐसा गलत काम किया है तो उसका जो ट्रायल है वो ऑर्डिनरी कोर्ट में होना चाहिए और उसको फेयर ट्रायल का राइट मिलना चाहिए कि जो तमाम उसके फंडामेंटल राइट हैं वो भी प्रोटेक्ट होने चाहिए। मगर अगर मखसूस हालात हों और मखसूस वक्त के लिए हो तो मिलिट्री कोर्ट को जो है वो उसका क्याम हो सकता है, मगर जो है हर शहरी को का जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकता।